देखो, पटना कलम शैली इंडो ब्रिटिश शैली थी। ये 1730 से 1749 के बीच तक चली। ये लगभग 200 वर्षों तक चली थी। और जहांगीर मुगल काल में ये जहांगीर के पश्चात जो है कला का ह्रास हो गया था और औरंगजेब ने कला को संरक्षण प्रदान नहीं किया। मुगल दरबार के 2 चित्रकार नौहर मनोहर ने इसकी शुरुआत की थी। पटना कलमकारी कला के संरक्षणकर्ता उस वक्त के नवधनाट्य लोग थे और ब्रिटिश कला प्रेमी थे। कुछ 1730 ईस्वी तक दिल्ली दरबार के अनेक चित्रकार अपनी आजीविका हेतु देश के अनेक भागों में प्रस्थान कर गए और ऐसे चित्रों के मुख्यतः 3 दल थे। एक दल दक्षिण भारत, दूसरा दल उत्तर भारत, तीसरा दल मुर्शिदाबाद कलकत्ता की तरफ प्रस्थान कर गया। सन 1760 ईस्वी के आसपास वे मुर्शिदाबाद से पटना आ गए। पटना सिटी, मुगलपुरा, दानापुर, आरा, दीवान मोहल्ला, मच्छरहट्टा चित्रकारी करने लगे। पर्शियन कला का भी इस पर प्रभाव था, तो इन सब की शैली को पटना शैली कहा जाने लगा। इस शैली पर मुगलकालीन शैली का, पर्शियन शैली का, ब्रिटिश शैली का प्रभाव था मिश्रित रूप से, और इस शैली की एक अलग पहचान बन गई। प्रारंभिक चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव कलाकारों और मुगल, यूरोपीय और स्थानीय चित्रकारों का प्रभाव था। देखो, यह लघु चित्रों की श्रेणी में अधिकतर आते थे ये, और जिसमें कागज़, हाथी दांत, अभ्रक पर भी, कपड़े पर भी और कभी कभी चमड़े पर भी इसे बनाया जाता था, शीशे पर भी। दैनिक जीवन के दृश्य का सामान्यतः इस पर चित्रण किया गया था, जैसे कि लकड़ी काटता बढ़ई, खेत जोतता किसान, मछली बेचती औरत, साधु सन्यासी, लोहार, सोनार और पशु पक्षी, फूलों का चित्रण होता था। मुख्य रूप से 3 प्रकार के चित्र थे। व्यक्ति विशेष के, विवाह उत्सव पर्व त्योहार के, जीवन जंतु, फल फूल और वृक्ष के चित्रण किया जाता था। पटना शैली के चित्रकला थे। पटना कला विद्यालय में पटना शैली के जो चित्र थे वो उपलब्ध हैं। पटना कला विद्यालय में, पटना संग्रहालय में, भानुक संग्रहालय में, कालीमती संग्रहालय में, खुदा बख्श लाइब्रेरी में कला का जो क्षेत्रीय स्वरूप था वो बगैर राजाश्रय के उभरा। कुछ चित्र जो थे वो कोलकाता म्यूजियम, एल्बर्ट म्यूजियम लंदन और नेशनल म्यूजियम दिल्ली में भी उपलब्ध है। बगैर राजाश्रय के फली फूली चित्रों की सादगी व विषय वस्तु पर पृष्ठभूमि सरल थी और विषय पर अधिक प्रधानता थी, और विशेषता इसमें डॉट्स का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था और शेडिंग भी होती थी, और कुछ ने अपनी कल्पनाओं को भी चित्रित किया था। और इसमें जन सामान्य के जीवन का चित्रण किया गया था और नेचुरल प्राकृतिक रंगों का इसमें प्रयोग होता था, और ये जो है पेंटिंग होती थी, और इसमें जो है ब्रिटिश, पर्शियन और मुग़ल कला का जो है संयुक्त रूप से प्रभाव था, और सब्जेक्ट मैटर पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया जाता था और हल्के रंगों का प्रयोग किया जाता था, और पॉइंटेड नोज़ और हेवी आईब्रो और बड़ी बड़ी मूँछों का प्रयोग होता था चित्रों पर। ब्रश जो थे वो एनिमल फर से बने होते थे, डायरेक्ट ब्रश से बनाया जाता था, और इसमें कोई बैकग्राउंड नहीं होता था, वाइट बैकग्राउंड होता था पीछे। उसके बाद इसमें जो क्या था कि इसमें जो है प्रमुख चित्रकार इसके कौन कौन से थे, तो वो सेवक राम थे और हुलाल लाल थे, शिवदयाल लाल थे, लाल चंद थे, महादेवी लाल, कन्हैया लाल आदि सब थे। और इसके जो कला का जो ह्रास हो गया, इसका प्रमुख कारण था कि अब के ज़माने में जो देखा जाए तो इसमें जो है मशीनरी आ गई है, लोग आसानी से बना रहे हैं। इसमें अब लोग जो सामान्य हाथ से बनाने वाले लोग थे उन लोगों में कमी आ गई है, अशुद्धता जो है अब बढ़ गई है मशीन से बनने पर, जिसका प्रभाव शुद्धता पर भी पड़ गया है, और टेक्निकल ग्रोथ जो है इसका कम हुआ है, और व्यावसायिक दृष्टिकोण से ये पिछड़ गया है। और लिथोप्रेस फोटो कैमरा, सोनी बीबी दक्षी बीबी जो है महिला चित्रकार थी, और हर चीज़ का एक समय होता है, फिर भी पटना पेंटिंग लगभग 200 सालों तक चला, और ये बिहार का गौरव भी है, और इसको सरकार जो है तरह तरह की स्कीम के जरिए फिर से जो है लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रही है। और 1949 में जो है इसके अंतिम चित्रकार जो थे ईश्वरी प्रसाद का, पटना कलम शैली के, उसका निधन हो गया। और इस चित्र शैली में मुख्यतः पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है, और इस शैली के आखिरी संरक्षक जो थे वो राधा मोहन बाबू थे। 1997 में मृत्यु रविन्द्रनाथ टैगोर फिर भी इस शैली से प्रभावित, जिसकी महत्ता आज भी है। और इसमें ब्लैक, ब्लू, रेड, वाइट, येलो कलर्स का उपयोग किया जाता था। कुछ अपनी इसमें जो थे प्रमुख चित्र जो थे उसके बनाने वाले कौन थे, जैसे कि रागनी को महादेव लाल ने बनाया था, बिरहनी को भी महादेव लाल ने बनाया था, मुस्लिम निकाह को चित्रित किया था शिवदयाल लाल ने, और बेगम की शराबखोरी को यमुना प्रसाद ने चित्रित किया था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है मौर्य कला। ठीक है, तो मौर्य कला क्या है कि मौर्य कला व स्थापत्य। मौर्यकालीन चित्रकला राजकीय और लोक कला होती थी। ठीक है, राजकीय कला में क्या था कि नगर निर्माण, स्तूप, गुफा, स्तंभ और राज्य प्रसाद का निर्माण होता था। पाटलिपुत्र के कुम्हार के निकट लकड़ी निर्मित राज्य प्रसाद था। फाहियान
मेगास्थेनिज पोलीब्रोथा और नगर का वर्णन किया गया। पोलीब्रोथा पाटलिपुत्रा 84 स्तंभों का उल्लेख 81वां स्तंभ। सबसे पहले फाहियान ने इसे देव निर्मित कहा पाटलिपुत्रा के राज्य प्रसाद को। और राज्य प्रसाद का जो डायमेंशन था वो 120 फीट चौड़ा था और 140 फीट लंबा था। ये पाषाण पत्थर से निर्मित था। इसमें 84 स्तंभ का उल्लेख किया गया और सब 81 में पत्थर थे। मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण अशोक के स्तंभ भी है। लगभग 84 स्तंभ 30 से 40 की संख्या में अभी मौजूद है और अभी 16 है। चमकीले पॉलिश का उपयोग स्तंभों पर किया गया था। 81 पत्थर थे, बलुआ पत्थर निर्मित थे, चुनार थे। ठीक है, बिहार से पत्थर निर्मित शीर्ष पर सिंह और बैल और पशु की आकृति होती थी। सारनाथ का सिंह स्तंभ का शीर्ष देखिए। सिंह स्तंभ 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं तथा चक्र धारण किए हुए हैं जिसमें 24 तीलियां हैं। ये चक्र बुद्ध के धर्म चक्र परिवर्तन के प्रतीक है। रामपुरवा का दशम स्तंभ संविष्टा स्तंभ के शीर्ष पर हाथी। अशोक के स्तंभ पर ईरानी और यूनानी प्रभाव। अब देखो बिहार से कौन कौन से स्तंभ मिले हैं, जैसे कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, ये पश्चिमी चंपारण से मिले हैं। रामपुरवा से जो है पूर्वी चंपारण से मिला है। बसाड़ जो है वैशाली से मिला है। अब देखो स्तूप को देखते हैं। स्तूप जो होता है ये एक गोलाकार गुंबद की तरह से होता है। ठीक है, उसको स्तूप कहते थे। इसमें एक चक्र होता था, हर्मिका होती थी और एक अंड होता था। ऊपर के जो अर्धचंद्राकार पर छत को जो हम अंडा बोलते थे, अंड, और इसके जो घूमने का एरिया था उसको हम लोग प्रदक्षिणा पथ बोलते थे। ठीक है, और उसके बाहर में जो लगा होता था रेलिंग्स उसको वेदिका बोलते थे। और इसमें जो मौर्यकालीन स्तूप में जो सांची का स्तूप हो गया, सारनाथ का धर्मराज का स्तूप हो गया, भरहुत स्तूप हो गया, तक्षशिला का स्तूप धर्मराज का स्तूप हो गया। स्तूप के निर्माण में ईंटों का प्रयोग होता था। और अशोक कालीन 84,000 स्तूप थे। मौर्यकालीन स्तूप जो थे वो बहुत जगह से मिले थे। मौर्यकालीन गुफा देखो, चट्टानों को काटकर गुफा का निर्माण किया गया। सुदामा गुफा, कर्ण चौपड़ गुफा, विश्व झोपड़ी। अशोक ने गया से 16 माइल दूर गया के निकट बराबर पहाड़ी में आजीविकों का निवास स्थान था। लोमेश ऋषि की गुफा, गोपिका गुफा, ये अशोक के पौत्र दशरथ, नागार्जुनी पहाड़ी लोक कला, पत्थर की मूर्तियों व मृदभांड। दीदारगंज से यक्षी की मूर्ति, बेसनगर से यक्षिणी की मूर्ति, मृदभांड, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड तथा हस्तिनापुर, मथुरा, सारनाथ, बसाड़, कौशाम्बी आदि से मरण मूर्तियां मिली हैं। मौर्यकालीन कला विविध आयामों से परिपूर्ण थी और कल्पना शक्ति और वैज्ञानिकता और रचनाशीलता में भी ये समृद्ध थी। उसके बाद अब देखते हैं मधुबनी चित्रकला को। तो मधुबनी चित्रकला जो थी वो बिहार की एक विश्वविख्यात चित्रकला शैली है। ये 2 प्रकार के चित्रों को इसमें चित्रित किया जाता है, एक भित्ति चित्र, एक अरिपन चित्र। एक भित्ति चित्र के 3 रूप है, गोसाउनी घर की सजावट, कोहबर घर की सजावट, कोहबर घर के कोनों की सजावट। गोसाउनी घर की चित्रकारी में धार्मिक महत्व के चित्रों को रखा गया, जिसमें दुर्गा, राधा कृष्ण, सीता राम, शिव पार्वती, विष्णु और लक्ष्मी को चित्रित किया गया है। कोहबर घर घर में हो गया सुहाग के कक्ष के चित्र कामुक प्रवृत्ति के होते थे। इसमें कामदेव, रति और स्त्री पुरुष में ज्ञानेंद्रिय बनाए जाते थे। दीवार पर भी चित्रित किया जाता था। चित्र उंगली और बांस के और कलम से बनाए जाते थे। रंग वस्तुतः वनस्पति से प्राप्त किया जाता था और लाल, हरा, पीला, नीला, केसरिया, बैंगनी रंगों का इस्तेमाल होता था। अरिपन चित्र क्या था कि आंगन में या जमीन पर चौखट पर कूटे चावल और रंग का प्रयोग रंग से ये रंगोली और अरिपन उंगली से बनाई जाती थी। अरिपन श्रेणी में 5 श्रेणियां थी। मनुष्य, पशु, पक्षी को दर्शाने वाले चित्र, फल फूल पेड़ों के चित्र, तंत्रवादी प्रतीकों के चित्र, देवी देवताओं के चित्र, स्वास्तिक दीप आदि के चित्र, हिंदू प्रतीकों का चित्रण। लहेरी सराय, मधुबनी, जितवारपुर, रांची, सिमरी, भवानीपुर प्रमुख स्थल हैं जहाँ पर अभी भी चित्रकारी की जाती है। और चित्र के प्रतीक में क्या थे, जैसे देखो तोता काम का, बांस जो है वो वंश वृद्धि का, सूर्य जो था वो दीर्घ जीवन का, हाथी जो था भौतिक समृद्धि का, और मछली जो था वो सृष्टि उत्प्रेरक का, मोर शांति का, सिंह जो है शक्ति का। कुल चित्रकारों में 90% चित्रकारी जो थी वो महिलाओं के द्वारा की जाती थी मधुबनी पेंटिंग की। अतः इसको महिलाओं की कला भी कहते हैं, महिलाओं की शैली भी कहते हैं। और शशिकला देवी जो थी वो प्रमुख चित्रकार थी जिन्होंने इस मधुबनी चित्रकला को विदेशों में भी ख्याति प्राप्त की। शशिकला देवी को पद्मश्री भी मिला था। जापान में उनके चित्रों का जो है प्रदर्शनी लगी थी, अंतर्राष्ट्रीय कलेवर उसको वहीं से मिला था। हारसेगावा जापान में एक विशेष पहचान दिलाई, उन्होंने संग्रहालय का निर्माण किया है जापान में हारसेगावा ने, और एरिक स्मिथ ने इस पर शोध किया था। इसके जो और भी प्रमुख चित्रकार जो थी वो सीता देवी, गंगा देवी, जगदम्बा देवी, भागवती देवी, शशिकला देवी थी। अब देखते हैं पाल कला।
पाल कला हो गया 800 से 1200 ईस्वी। पाल वंश का शासनकाल 8वीं से 12वीं शताब्दी। बिहार के मध्यवर्ती भाग और बंगाल हिंदू धर्म में बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था। हिंदू धर्म व बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था पाल कलाओं ने। देखो कला का विभाजन जो था वो स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला में हुआ। स्थापत्य कला हो गया महाविहार जैसे उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला, महाविहार, सोमपुरी। उदंतपुरी महाविहार ये विक्रमशिला के निकट है, गोपाल ने बनवाया था। उदंतपुरी, नालंदा विहार, नालंदा, विक्रमशिला और सोमपुरी। उदंतपुरी महाविहार को विक्रमशिला के निकट बना, बिहार शरीफ के निकट था, ये गोपाल ने बनवाया था। विक्रमशिला महाविहार वर्तमान भागलपुर में, इसको धर्मपाल ने बनवाया था। देखो स्तूप, चैत्य और मंदिर। पाल शासक महिपाल द्वारा काशी में अनेक मंदिर का निर्माण, केलगांव में कुछ गुफा मंदिर का निर्माण और गया में विष्णु मंदिर का कुछ भाग पालकालीन है। स्थापत्य कला की विशेषता क्या है? स्थापत्य कला पर भी हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रभाव है। महाविहारों के साथ साथ तालाब निर्माण, मठ, स्तूपों का भी निर्माण किया जाता था। चित्रकला देखो तो भित्ति चित्र व पांडुलिपि चित्रों का प्रचलन था। चित्रकला पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रभाव था। प्रमुख रंग लाल, नीला, काला। उसके बाद पांडुलिपि का चित्रण ताड़पत्र पर किया जाता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसका जो है अभी भी रखा गया है। भित्ति चित्र का प्रमुख अवशेष नालंदा से प्राप्त हुआ था। फूल, वृक्ष, ज्यामितीय आकृति के पशु के चित्रण, चित्रशैली अजंता के चित्रों से मिलती है। महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रांकन भी इसमें किया गया है। और चित्रकला के श्रेष्ठ उदाहरण है अष्ट साहसिक, प्रज्ञा परित्म और पंचरक्षक। मूर्तिकला देखो, कांस्य मूर्तिकला थी, प्रस्तर मूर्तिकला थी, मृण मूर्तिकला थी। कांस्य मूर्तिकला कैसी थी? ये मुख्य कांस्य मूर्तिकार थे धीमन और बिटपाल, उसका पुत्र, ये दोनों गया के निवासी थे। और धीमन, बिटपाल, धर्मपाल, देवपाल के समकालीन थे। बोधगया, राजगीर, भागलपुर, नालंदा से अवशेष प्राप्त हुए। कांस्य मूर्ति को साँचे में ढाल कर बनाया जाता था। धातु मिश्रण की उन्नत तकनीक थी और धातु के साथ साथ हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ, बुद्ध के साथ साथ हिंदू देवी देवता की मूर्तियाँ अर्थात धार्मिक सौहार्द की पहचान को ये दर्शाता था। प्रस्तर देखो, प्रस्तर मूर्तिकला पत्थर की मूर्ति को प्रमुख रूप से शरीर के अग्रभाग का दृश्यांकन किया जाता था और अधिकांश प्रस्तर मूर्ति हस्त निर्मित थी। काले बसाल्ट पत्थर का प्रयोग जो कि संथाल, परगना और मुंगेर से प्राप्त किया जाता था। प्रमुख रूप से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, साथ ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण। मूर्तिकला से तत्कालीन सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। बुद्ध से संबंधित विभिन्न प्रकार के चिन्ह जैसे कि मंजूश्री, तारा, मैत्रेयी, हथग्रीव, बोधिसत्व की मूर्ति में प्रदर्शन। हिंदू देवी देवताओं में गणेश, बलराम, विष्णु और सूर्य की मूर्तियाँ। शैव मत और जैन मत का प्रभाव अत्यंत सीमित। मूर्तियाँ सुंदर व कला के परिपक्वता का प्रदर्शन। मूर्तियों में पालिश का प्रयोग व चमक। मूर्तियों में महात्मा बुद्ध के जीवन के विभिन्न घटनाओं का प्रदर्शन। जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश और निर्वाण। मूर्तियाँ देखो, अंतिचक विक्रमशिला में से प्राप्त हुई है। मरण मूर्तियाँ सामान्यतः सजावट हेतु इसका इस्तेमाल होता था, कुछ धार्मिक विषय से संबंधित भी थे। मरण मूर्तियों का उत्कृष्ट नमूना हाथ में आईना लेकर श्रृंगार करती स्त्री है। पाल मूर्तिकला की आलोचना करते हैं। कांस्य के मूर्ति निर्माण कला पर कुछ लोगों का एकाधिकार, सामान्यतः मूर्तियों के केवल अग्रभाग का प्रदर्शन होता था। प्रस्तर मूर्ति की चमक मौर्यकालीन प्रस्तर मूर्ति के समान नहीं थी। अत्यधिक अलंकरण, कृत्रिमता प्रभावी है। मूर्तियों में मौलिकता का अभाव है। मूर्तिकला पर तंत्र मंत्र का प्रभाव है। मूर्तियों में देवत्व भाव से अधिक मानवीय भाव है। वर्तमान में इसके अवशेष हो गया नेपाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल कला भवन, काशी, बोस्टन संग्रहालय, USA। महात्मा गांधी 1916 से 1948। देखो महात्मा गांधी भी आता है क्वेश्चन में हिस्ट्री सेक्शन में। तो भारत की राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण, विश्व को प्रभावित किया। विचारों को स्वयं के जीवन में पालन कर तत्पश्चात उन लोगों से उसके पालन का आग्रह किया। विचार व कर्म में समानता। विश्व के सभी महान धर्मों में गांधी जी की आस्था थी और गांधी जी के चिंतन पर इसका प्रभाव भी था। अनेक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव था। भगवद गीता से गांधी जी को नैतिक शिक्षा, निष्पक्ष कर्म योग्यता, निष्काम कर्म। जैन और बौद्ध धर्म हो गया अहिंसा मनुष्य का सर्वोच्च नैतिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी व महिला भागीदारी, अहिंसक आंदोलन का परिणाम, विद्वानों का प्रभाव। जॉन रस्किन हो गया अनटू द लॉस्ट बुक, समाज कल्याण की भावना, श्रम की महत्ता और साधारण जीवन प्रणाली पर गांधी जी को शिक्षा मिली। थारो से गांधी जी को सत्याग्रह का शिक्षा मिला। टॉलस्टॉय से द थिंकिंग ऑफ गोल्ड विद इन यू बुक, अहिंसा और अंतरात्मा की आवाज़ को गांधी जी ने इससे सुना। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और नैतिकता गांधी जी ने इन्हीं से सीखी थी। गांधी जी के दर्शन संश्लेषण की प्रयोगशाला प्लेटो, कांटो, रूसो और मैकियावेली के दर्शन से भी प्रभावित थे।
चिंतन और के तार्किक आधार जैसे धर्म एवं राजनीति। धर्म और राजनीति का उद्देश्य मानव कल्याण है। राजनीति में धर्म की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन राजनीति में नैतिकता का संचार धर्म से ही है। ईश्वर सत्याग्रही ईश्वर में अटूट आस्था रखता है, उसके अंदर क्षमता होती है और सत्य काम हेतु पीड़ा सहन की भी उसके अंदर क्षमता होती है। उससे ये भाव होना चाहिए कि वह बुराई के विरुद्ध ईश्वर की इच्छा से संघर्ष कर रहा है। सत्य ही ईश्वर है। आत्मा मनुष्य में ईश्वर का अंश और पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। कर्म हो गया निष्काम कर्म, सत्य और अहिंसा को आधार बनाकर। गांधी जी के दार्शनिक विचार। पहले गांधी जी का विचार था ईश्वर सत्य है, बाद में सत्य ही ईश्वर है की अवधारणा प्रस्तुत की। सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं हो सकता। गांधी जी। ईश्वर को लेकर लोगों ने मतभेद हो सकता है परंतु सत्य को लेकर नहीं। ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक नकार सकता है परंतु सत्य को नास्तिक भी नहीं नकार सकता है। सत्याग्रह अपनी मांगों पर अहिंसात्मक और शांतिपूर्ण ढंग से दृढ़ रहना, संघर्ष समाधान हेतु दुनिया को गांधी जी की सबसे बड़ी देन है। सत्याग्रह शारीरिक प्रतिरोध और निष्क्रिय प्रतिरोध से भिन्न है। शारीरिक प्रतिरोध और निष्क्रिय प्रतिरोध विवश करने की विधि पर अधिक न, जबकि सत्याग्रह और परिवर्तन पर आधारित था। सत्याग्रह का सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि गलती करने वाला अपनी गलती समझे। सत्याग्रह दुर्लभ व कायरों का अस्त्र नहीं है बल्कि बलवानों का हथियार है। सत्याग्रह की तकनीक हो गया असहयोग और सविनय और अवज्ञा और उपवास और हड़ताल। सत्याग्रह का प्रयोग, ठीक है ना, ठीक है। असहयोग मार्टिन लूथर ने इसका इस्तेमाल किया, सविनय का अन्ना हजारे ने, अवज्ञा का अंग सांसुकी ने और उपवास का नेल्सन मंडेला ने। साध्य साधन और संबंध। अनेक पाश्चात्य चिंतकों ने न केवल साध्य को महत्वपूर्ण माना, साथ ही साधनों को वैधता प्रदान करता है। पाश्चात्य विचारक उनके अनुसार सफलता ही वह मापदंड है जिसके आधार पर साधनों का मूल्यांकन किया जाता है। गांधी जी के अनुसार क्या था कि साधना व साध्य में एकरूपता होनी चाहिए। अच्छे साधन एकीकरण, बुरे साधन विध्वंस और विभाजन। साधनों की पवित्रता पर बल। चीनी क्रांति, रूसी क्रांति और साधन हिंसा और साध्य यथार्थ अच्छा। सर्वोदय हो गया पाश्चात्य उपयोगितावादी के स्थान पर सर्वोदय बहुमत के अल्पमत की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। बहुमत को अल्पमत की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। बहुमत के स्थान पर सर्वसम्मति से। केंद्रीयकरण, विकेंद्रीकरण, बड़े उद्योग, कुटीर उद्योग, कॉपीराइट और प्रॉपर्टी राइट, ट्रस्टीशिप की अवधारणा गांधी जी ने दिया। स्वराज का अर्थ होता है आत्मा शासन या आत्मनियंत्रण और बाह्य नियंत्रण के स्थान पर नैतिक नियंत्रण स्वयं। और राज्य बाह्य नियंत्रण व प्रतिबंध का प्रतीक है जो नागरिकों के स्वतंत्र, नैतिक और अनियमित विकास में बाधक है। स्वराज का अर्थ होता है राज्यविहीन शासक। प्रत्येक व्यक्ति का शासक उसकी आत्मा होती है। वर्तमान स्थिति में राज्यविहीन शासन का समर्थन नहीं किया क्योंकि मानव अभी नैतिक दृष्टि से पूर्व विकसित नहीं है। थारो के विचार का समर्थन किया। सर्वोत्तम सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। रामराज्य की अवधारणा प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतरात्मा द्वारा स्वयं शासित हो। ट्रस्टीशिप की अवधारणा क्या थी कि मार्क्स के मूल्यों को महत्व, परंतु इन मूल्यों को प्राप्त करने हेतु वर्ग संघर्ष, हिंसा साधन को महत्व नहीं देते हैं। कोई भी समाज घृणा व हिंसा के आधार पर प्रगति नहीं करता। पूंजी श्रम मालिक श्रम के मध्य समन्वय है। समन्वय पूंजी जाति और श्रमिक के हृदय परिवर्तन द्वारा। पूंजीपति व श्रमिक के हृदय परिवर्तन द्वारा। पूंजीपति के पास अतिरिक्त पूंजी श्रमिकों का हिस्सा होगा, उसमें पूंजी का संरक्षण, उपयोग और जनकल्याण हेतु करना चाहिए, स्वयं को के ऐशो आराम के लिए नहीं करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था। तो गांधी जी का वर्ण व्यवस्था पे क्या विचार था कि वर्ण व्यवस्था कार्य क्षमता व कार्य विभाजन पर आधारित होनी चाहिए। सभी कार्य श्रेष्ठ हैं, जनपद आधारित नहीं होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था का विकृत रूप जाति प्रथा है। जाति प्रथा जन पर आधारित है जिससे कार्यों को निम्न में बांट दिया गया है। वर्ण व्यवस्था गतिशील होती है, जाति व्यवस्था अगतिशील होती है। शिक्षा हो गया। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो? शारीरिक गुण, मानसिक गुण, आध्यात्मिक गुण का विकास। नैतिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। शिक्षा के ज्ञान का कर्म के साथ समन्वय होना चाहिए। शिक्षा के ज्ञान का कर्म के साथ समन्वय होना चाहिए। मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, हिंसा उसे पाने का साधन है। सांस्कृतिक परिवर्तन देखो, दूसरे संस्कृति के सर्वोत्तम गुणों को अपनाया जा सकता है। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, विरोध, महिला शिक्षा सांस्कृतिक परिवर्तन है। ग्राम पंचायत और सतत विकास। अब देखो स्वतंत्रता आंदोलन में देखो 1928 से 1976 हो गया।
अब देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की भूमिका। ये बिहार के विभूति हैं। तो स्वतंत्रता आंदोलन में जेपी की भूमिका क्या है कि संपूर्ण क्रांति के प्रणेता, छात्र जीवन से ही राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा रहे। 1928 में अमेरिका में से भारत वापसी और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मार्क्सवादी विचारों से प्रभावित थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया और महासचिव बने। 1939 में पुणे गिरफ्तार हुए और हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी लोकप्रियता बढ़ी और उन्होंने युवकों को छापामार युद्ध हेतु प्रशिक्षित करने के लिए नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन किया। नेपाल में आज़ाद दस्ते का अखिल भारतीय केंद्र था और बिहार में प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी ने जयप्रकाश नारायण को एक राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अधिकांश समय वो भूमिगत रहे, परंतु रामविलास प्रशिक्षण शिविर के निकट राजविलास जंगल जो नेपाल में था, उसमें प्रशिक्षण शिविर के निकट जयप्रकाश और 1943 में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंद सिंह, वैद्यनाथ झा, कृति प्रसाद सिंह को गिरफ्तार करके उन्हें हनुमान नगर कारागार में रखा गया। सूरज नारायण सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी उन्हें हनुमान नगर जेल पर धावा बोलकर जयप्रकाश व उनके साथियों को छुड़ाया। तत्पश्चात जेपी को कोलकाता व भूमिगत सुभाष चंद्र बोस से संपर्क साधा पर असफल रहे। 1939 में हजारीबाग जेल में रहे। 1943 में राजविलास जंगल हनुमान नगर जेल में रहे। जेपी 1943 ईस्वी को पुणे गिरफ्तार किया गया। जनता की कड़ी प्रतिक्रिया और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें 11 अप्रैल 1946 को रिहा किया गया और स्वतंत्रता पश्चात 1948 में कांग्रेस छोड़ दी और 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1954 में उसे भी छोड़कर वो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े। 1974 का आंदोलन जेपी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संपूर्ण क्रांति का नारा व भारत रत्न से सम्मानित रेमन मेगासेसे पुरस्कार से सम्मानित समाजवादी कार्यों के लिए जन्म स्थान शताब्दी 11 में जेपी स्मारक की स्थापना और भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आधुनिक विश्व में भारत को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में उन्होंने स्थापित किया। स्वतंत्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू का राजनीतिक दर्शन पर जो वो प्रभाव क्या था कि इतिहास की विवेचना और विश्व राजनीति की समीक्षा। मानवतावादी विचारों के लिए भी वो जाने जाते हैं क्योंकि नैतिकता, आदर्शवाद के प्रति आस्था है। पीड़ित व शोषित जनता के प्रति प्रेम और सहानुभूति है। चिंतन का केंद्र बिंदु मानवता की सेवा है। नेहरू के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रजाति अथवा संस्कृति से 100% संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक संस्कृति बाह्य प्रभावों से प्रभावित होती रहती है। व्यक्तियों में गौरव में आस्था, लोकतांत्रिक, समाजवादी और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था, साम्यवाद के हिंसक और अनैतिक साधनों को अस्वीकार कर दिया उन्होंने। व्यक्ति की मुक्ति हेतु विज्ञान एक प्रभावशाली साधन है। नेहरू के अनुसार व्यक्ति के मस्तिष्क में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह दूसरे के विचारों से असहमत होते हुए भी उन विचारों को समझने में सक्षम हो। मनुष्य के आध्यात्मिक विकास हेतु सांस्कृतिक गुणों का होना आवश्यक है। सांस्कृतिक गुण: दूसरों के व्यवहार समझने की क्षमता बढ़ाना, स्वयं को समझने की क्षमता बढ़ाना। संस्कृति संबंधी विचार: प्रत्येक राष्ट्र व सभ्यता का विकास तत्कालीन प्रचलित संस्कृति के आधार पर था। किसी राष्ट्र के भौगोलिक और पारिस्थितिकीय वातावरण में अन्य तत्व संस्कृति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण हेतु भारत की प्राचीन संस्कृति पर हिमालय पर्वत, नदी और वन का प्रभाव था। गंगा नदी का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर। नेहरू भारतीय संस्कृति को अन्य देशों की तुलना में अत्यंत विकसित मानते थे। उनका विश्वास था कि भारतीय संस्कृति के साथ विश्व को जोड़ने से भारत व अन्य देशों की जनता के मध्य सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। ब्रिटिश शासन का शोषण, भारतीय संस्कृति का ह्रास: नेहरू ने भारतीय संस्कृति में व्याप्त जातीय भेदभाव, अंधविश्वास, बहिष्कार, महिला अत्याचार, धार्मिक कट्टरता, छुआछूत से प्रभावित नहीं थे। नेहरू ने भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण में सहयोग किया। वैज्ञानिक अवधारणा उनकी क्या थी कि स्वतंत्रता के पश्चात आधुनिक भारत के निर्माण हेतु विज्ञान को अनिवार्य बनाने का उन्होंने प्रयास किया। नेहरू ने भारत की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक पक्ष को महत्व दिया। विज्ञान मनुष्य के चिंतन को प्रभावित करता है, वह बौद्धिक विकास भी करता है। नेहरू ने समाज, कृषि, उद्योग, संस्कृति, धर्म के विकास हेतु विज्ञान के महत्व को स्वीकार किया। इसरो, परमाणु ऊर्जा विभाग, IIT, बांध व भारी उद्योग। राष्ट्रवाद संबंधी विचार क्या था कि नेहरू ने मातृभूमि के प्रति भावुकता से परिपूर्ण संबंध को राष्ट्रीयता की संज्ञा दी। संतुलित, संयमशील और आदर्श राष्ट्रवाद का समर्थन किया।
राष्ट्रवाद में संकीर्णता और सांप्रदायिकता का समावेश। राष्ट्रवाद हेतु अभिशाप बन जाता है। आक्रामक राष्ट्रवाद व आक्रामक प्रसार को स्वीकृति देने वाले राष्ट्रवाद का विरोध किया। भारतीय राष्ट्रवाद में सार्वभौमिक युद्ध विरोधी नैतिकता, आशीर्वाद, उदारवाद का समर्थन किया। उनके अनुसार आक्रमण राष्ट्रवाद, घृणा, जातीयवाद, युद्ध और संघर्ष का जन्मदाता व विभिन्न देशों के मध्यम अलग अलग रहने की प्रवृत्ति का विकास। नेहरू के राष्ट्रवाद ने आदर्शवादी रूप को स्वीकार किया व उग्र और आक्रामक राष्ट्रवाद को अस्वीकार कर दिया। संप्रदायवाद संबंधी नेहरू के विचार क्या थे? संप्रदायवाद को वो बाह्य आक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक बताया। उनके अनुसार हम बाह्य आक्रमण का पूरी शक्ति से मुकाबला कर सकते हैं, परंतु सांप्रदायिक आक्रमण राष्ट्र के आंतरिक सामर्थ्य को कमजोर बनाता है। नेहरू के अनुसार विज्ञान व प्रौद्योगिकी विकास से धर्मनिरपेक्षता मजबूत होगी, सांप्रदायिक ताकतों का पतन होगा। नेहरू ने समाज में धर्मनिरपेक्षता के प्रचार का विस्तार हेतु कार्य किया। स्वतंत्रता संबंधी नेहरू का क्या विचार था? तो स्वतंत्रता का उद्देश्य राजनीतिक व आर्थिक दोनों प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करना है। नेहरू के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया, क्योंकि इसके माध्यम से आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नेहरू का साम्राज्यवाद जो था वो अधिकार की अपेक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता था। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण क्या था नेहरू का? तो देखो, नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद की अवधारणा थी वो विवेकानंद, सत्येंद्रनाथ और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों से प्रभावित थे। नेहरू ने राष्ट्र और कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण मानव जाति को एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीयता की भावना हेतु राष्ट्र की स्वतंत्रता आवश्यक है। पराधीन देश की संपूर्ण वृद्धि और शक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करने में प्रयुक्त होती है। राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ आर्थिक क्षेत्र में भारी अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन किया। उनके अनुसार बाजार, उत्पादन, परिवहन सभी का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो गया। वर्तमान में प्रत्येक देश एक दूसरे पर आश्रित है। नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीयता के व्यवहार को लागू करने हेतु राष्ट्रों के आचरण से संबंधित 5 नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जैसे पंचशील कहते हैं। एक दूसरे की संप्रभुता व अखंडता का सम्मान करना, अनाक्रमण, परस्पर अनाक्रमण की नीति अपनाना और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप, किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, सह अस्तित्व, मिलजुल कर रहना, परस्पर लाभ व समानता। पंचशील 1954 में तिब्बत के संबंध में भारत चीन संबंध और चाउ उन लाई नेहरू के बीच हुआ था। एशिया के अधिकांश राष्ट्र पंचशीलों को मान्यता देते हैं। गुट निरपेक्षता, नासिर टिटो और स्वर्णी 1961। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक मुद्दे व भारतीय समाज की पुनर्संरचना के संबंध में गांधी व नेहरू के विचार संबंधी अंतर विरोध क्या है? जैसे देखो, मूल अंतर, ठीक है, विचार पर आधारित था। धर्म पर क्या? गांधी धर्म परायण व्यक्ति और नेहरू अज्ञेयवादी थे। नेहरू हेतु कट्टरवादी धर्म झंडा व पलायनवाद का एक रूप जिसके माध्यम से लोगों का शोषण होता है, परंतु साथ ही नेहरू ने यह भी स्वीकार किया कि धर्म नैतिक मूल्यों के स्रोत है। अतः नेहरू भौतिकवादी नहीं थे लेकिन धार्मिक भी नहीं थे। गांधी जी हेतु धर्म किसी कर्मकांड का अनुपालन नहीं था। व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जिसे मानवता की सेवा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जो नास्तिक हैं वो भी अज्ञेयवादी मानव की सेवा में हैं, वे धार्मिक लोग हैं। गांधी जी ने अपने सुक्ति और ईश्वर सत्य ही ईश्वर में परिवर्तित कर दिया। अहिंसा क्या है? अहिंसा वह तर्क दिया जाता है कि गांधी जी के लिए अहिंसा सत्य की खोज था, सामाजिक मतभेद को सुलझाने का एक तरीका था। लेकिन नेहरू के अनुसार कि हर समय प्रत्येक परिस्थिति में हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, इसको अपनाया नहीं जा सकता है। क्यों? नेहरू के अनुसार अगर अहिंसा एक ऐसी नीति है जिसके बारे में उसके परिणामों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है। जापानी आक्रमण और द्वितीय विश्व युद्ध ने अहिंसा के संदर्भ में गांधी जी और नेहरू के मतभेद को खोलकर सामने ला दिया। नेहरू के अनुसार बाहरी आक्रमण के खिलाफ हम अहिंसा को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आर्थिक विकास। नेहरू ने समाजवादी अतः गांधीवादी के ट्रस्टीशिप सिद्धांतों में अविश्वास को दिखाया। नेहरू ने जमींदारी व पूंजीवादी को समारत करने हेतु राज्य की शक्ति के प्रयोग का समर्थन किया। नेहरू ने यह विश्वास नहीं किया कि सभी जमींदार पूंजीपति अपने अधिशेष संपत्ति को न्यासी की तरह से रखेगी और उसका उपयोग जन कल्याण हेतु करेंगे। गांधी जी भी नेहरू और जयप्रकाश नारायण के विचारों से प्रभावित होकर शोषण रहित समाज हेतु राज्य की भूमिका पर विचार किया। दोनों ने गरीबी उन्मूलन हेतु कार्य किए। गांधी जी ने कहा कि कृषि का विकास हो और कुटीर उद्योग लगाया जाए, ये ग्रामीण और गरीबी उन्मूलन का कार्य करेगा। तो नेहरू ने जो है वह औद्योगिकरण को जो है गरीबी उन्मूलन का रास्ता बनाया। भारी और आधारभूत उद्योग का विकास औद्योगिक विकास होगा। स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू ने देश की सुरक्षा और औद्योगिकरण हेतु कृषि के महत्व को स्वीकार किया। योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने भारी उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग पर दुर्गा भूर भुलाई और संतुलित विकास किया। गांधी जी ने कुटीर उद्योग पर बल दिया था।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में आधुनिक शिक्षा का विकास। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 भारत में आधुनिक शिक्षा विकास हेतु 1,00,000 रुपये खर्च करने का निर्देश कंपनी को मिला था। 1835 का जो भारत सरकार अधिनियम था मंगल पाश्चात्य विवाद था। लॉर्ड मेकाले ने सिफारिश पर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषणा की कि शिक्षा कोष अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य शिक्षा विकास हेतु खर्च किया जाएगा। साथ ही शिक्षा के विकास हेतु अधोगामी निष्पादन सिद्धांत को अपनाया गया। 1835 में घोषणा के पश्चात बिहार के आरा, छपरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ में जिला स्कूल स्थापित किए गए। चार्ल्स वुड के द्वारा प्रस्तुत वुड डिस्पैच 1854। आधुनिक शिक्षा विकास का मैग्ना कार्टा। 1835 में बनाए गए औद्योगामी निष्पादन सिद्धांत को त्याग दिया गया और प्राइमरी एजुकेशन पर बल दिया गया। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा व तकनीकी शिक्षा विकास पर भी बल दिया गया। जनवरी 1858 ईस्वी में कोलकाता यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। तब बिहार बंगाल प्रांत का ही अंग बन गया। बिहार में आधुनिक शिक्षा का पहला केंद्र पटना कॉलेज था, जिसकी स्थापना 9 जनवरी 1863 ईस्वी को हुई। कालांतर में बिहार के अन्य शहरों में उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित हुए। टीएनबी कॉलेज भागलपुर 1887, बीएन कॉलेज पटना 1889, डीजे कॉलेज मुंगेर 1897, एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर 1899। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर शिक्षा आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा विकास की जांच करना था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर प्रहार करके राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना था। बिहार का पहला विधि शिक्षा केंद्र पटना लॉ कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1909 में हुई। 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विज्ञान संबंधी उच्च शिक्षा हेतु 1928 से पटना साइंस कॉलेज की स्थापना हुई। बिहार में पाश्चात्य शिक्षा विकास हेतु स्वयंसेवी संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें आर्य समाज, बाह्य समाज, ईसाई मिशनरियों की भूमिका हुई। 1872 ईस्वी में इमदाद अली द्वारा साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य था यूरोपीय विज्ञान, दर्शन और आधुनिक शिक्षा को उर्दू भाषा में अनुवाद करके लोगों का बौद्धिक और नैतिक विकास करना। 1886 ईस्वी में पटना सिटी में मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल और बिहार में शिक्षा के विकास में ईसाई मिशनरियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला शिक्षा हेतु 1854 ईस्वी में पटना में सेंट जोसेफ कॉलेज स्थापित किया गया। 1867 में ही पटना में बालिका शिक्षा हेतु 2 अन्य विद्यालय स्थापित किए गए। ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित हरटोंग समिति 1929 ने बिहार में महिला शिक्षा की प्रगति को और उत्साहजनक बनाया। बिहार में आधुनिक और पाश्चात्य शिक्षा के विकास से बिहार के लोग निम्न आधुनिक विचारों से परिचित हुए। नवीन विचार आया, वैज्ञानिक सोच बदली, राष्ट्रवाद, आधुनिक राष्ट्रवाद, नागरिक अधिकार, स्वतंत्रता, बौद्धिक सोच, समानता, मानवतावाद और बंधुत्व और तर्क शक्ति। आधुनिक बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास 1917 में हुआ। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सैंडलर समिति का गठन किया गया। समिति ने व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विकास हेतु सरकार के प्रयत्न की सिफारिश की। बिहार के पूसा समस्तीपुर में 1902 में अमेरिकन कृषि वैज्ञानिक हेनरी फिलिप्स के द्वारा कृषि विद्यालय की स्थापना की गई, जिसका प्रथम चिकित्सा विद्यालय पीएमसीएच 1925 में खोला गया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज 1947 में खोला गया। खनिज संसाधन हेतु उचित दोहन हेतु आईएसएम धनबाद 1926 में खोला गया। बिहार में पशुधन विकास हेतु 1930 में पशु चिकित्सा कॉलेज पटना, वेटनरी कॉलेज 1930 में खोला गया। तकनीकी शिक्षा के लिए पटना इंजीनियरिंग कॉलेज 1932 में खोला गया। 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार। 1857, ठीक है ना। विद्रोह के कारणों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह और बिहार में कारणों का संक्षिप्त चर्चा की। 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा करें। राजनीतिक कारण क्या था कि अवध में कुशासन डलहौजी के द्वारा हड़प नीति शुरू कर दी गई थी और झांसी, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर को व्यवगत के सिद्धांत के द्वारा हड़प लिया गया था। जमींदारों के पारंपरिक अधिकारों को चुनौती दी गई थी। सामाजिक कारण क्या था कि समाज सुधार, विधवा पुनर्विवाह, शिशु वध प्रतिषेध, सती प्रथा, ठगी प्रथा पर रोक और बाल विवाह निषेध, इन सब कारणों से भी हुआ। और धार्मिक और सांस्कृतिक कारण क्या था कि भारतीय धर्म और संस्कृति की आलोचना और ईसाई मिशनरियों का बढ़ता प्रभाव। आर्थिक कारण क्या था कि किसानों पर बोझ, उद्योग और व्यापार की अवनति और हस्तकला और ग्राम उद्योग और शिल्पकला का पतन। सैनिक कारण क्या था? सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार, वेतन भत्ता संबंधी विवाद, सेना में ईसाई धर्म प्रचारकों की नियुक्ति और समुद्री यात्रा संबंधी कानून, ये सब भी था। तत्कालिक कारण क्या था कि ब्राउस बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ, चर्बीदार कारतूस का।
बिहार की पृष्ठभूमि मार्च 1857 ईस्वी में तैयार हुई, जब सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ और बिहार में 1857 ईस्वी में क्रांति की शुरुआत वर्तमान झारखंड राज्य में देवघर जिले के रोहिणी ग्राम में 12 जून 1857 को हुआ। वहां पर 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था और इस विद्रोह में वहां पर तैनात 2 ब्रिटिश अधिकारी नॉर्मन लेस्ली और डॉक्टर सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए। विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल दिया गया तो 3 सैनिक को फांसी दे दी गई। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी का पुस्तक विक्रेता पीर अली ने विद्रोह का शुरू किया और इस विद्रोह में अफीम व्यापार का सर्जेंट आर लॉयल मारा गया। कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया तथा पीर अली सहित 17 लोगों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिक ने विद्रोह करके अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। दानापुर रामगढ़ के सैनिक ने भी विद्रोह किया। वह दानापुर के विद्रोही सैनिक आरा पहुंचकर कुंवर सिंह से जा मिले। विद्रोही सैनिकों की सहायता से कुंवर सिंह ने आरा नगर पर अधिकार कर लिया और आरा में हुए युद्ध में अंग्रेज सैन्य अधिकारी कैप्टन डनबर मारा गया। पटना के पश्चात ब्रिटिश अधिकारी बिसेंट आयर ने आरा पर आक्रमण किया। वह कुंवर सिंह के साथ संघर्ष कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। कुंवर सिंह ने पश्चिम की तरफ प्रस्थान किया तथा नाना साहिब की सहायता से आजमगढ़ किले पर कब्जा किया। आजमगढ़ में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कार्क और लॉर्ड लुगार्ड का दबाव बढ़ा, अतः कुंवर सिंह को आजमगढ़ छोड़ना पड़ा। शिवहर घाट से गंगा पार करते समय ब्रिटिश सेना से कुंवर सिंह का संघर्ष हुआ तथा पूरी तरह घायल हो गए। किसी तरह वे जगदीशपुर पहुंचे और वहां तैनात ब्रिटिश सेनापति कैप्टन लीग्रैंड को पराजित किया। कुछ दिनों के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया। 9 नवंबर 1858 ईस्वी तक शाहाबाद क्षेत्र में शांति स्थापना नहीं हो पाई। महारानी द्वारा विद्रोहियों को क्षमा प्रदान करने के पश्चात ही विद्रोहियों ने हथियार डाले। 1857 का विद्रोह व कुंवर सिंह। बिहार का इतिहास सदैव गौरवशाली और बिहार वासियों में 1857 का विद्रोह और कुंवर सिंह, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें इसका आंसर ये है कि बिहार का जो इतिहास है वो सदैव गौरवशाली और बिहार वासियों में राष्ट्रीयता की भावना और सदा विद्यमान रही है। प्राचीन काल से स्वतंत्रता प्राप्ति तक बिहार में अनेक सपूतों का स्थान प्रेरणादायक रहा। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह बिहार की मिट्टी में पैदा हुए। गौतम बुद्ध, महावीर को ज्ञान बिहार से प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात विश्व में भारत की सांस्कृतिक विजय हुई। बाबू कुंवर सिंह ने मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने हेतु अंतिम समय तक प्रयास किया। भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव के जमींदार थे। दानापुर कैंट सैन्य छावनी और रामगढ़ कैंट सैन्य छावनी में भी विद्रोह हुआ। 25 जुलाई 1857 दानापुर छावनी में सैनिक का आरा नगर की ओर प्रस्थान व 26 जुलाई 1857 को उनके द्वारा कुंवर सिंह को नेता मान लिया गया। कुंवर सिंह द्वारा 1000 सैनिक का संगठन, किले की मरम्मत व बंदूक निर्माण कारखाना। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह का आरा नगर पर अधिकार और स्वतंत्र सरकार की घोषणा करते हुए शासक घोषित। 29 जुलाई व 30 जुलाई को कैप्टन डनबर की सेना के साथ संघर्ष। घटना के पश्चात विसेंट आयर ने आरा पर हमला बोल दिया। वह कुंवर सिंह के साथ संघर्ष और कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। पश्चिम की ओर प्रस्थान। नाना साहब की सहायता से आजमगढ़ पर कब्जा। आजमगढ़ के पास अली करीम भी कुंवर सिंह से जा मिले। आजमगढ़ की सुरक्षा हेतु कर्नल मिलमैन युद्ध में अंग्रेजों की हार व आजमगढ़ किले पर कुंवर सिंह ने झंडा फहरा दिया। इसके पश्चात लॉर्ड कॉक लुगार्ड को आजमगढ़ भेजा गया। कुंवर सिंह ने आजमगढ़ छोड़ दिया और पुणे जगदीशपुर की ओर रवाना हुए। सस्ते में डगलस की सेना से संघर्ष हुआ। 21 अप्रैल 1858 को शिवहर घाट से गंगा पार करने से सफल रहे, परंतु बुरी तरह घायल हो गए। किसी तरह से जगदीशपुर पहुंचे, परंतु वहां पहले ही कैप्टन लीग्रैंड की सेना तैनात थी। उन्होंने पुणे जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया, परंतु 2 दिन पश्चात मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल 1858 को उसकी मृत्यु हो गई कुंवर सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी के सत्याग्रह का पहला स्थान और प्रयोग था। चंपारण में अंग्रेज भूपतियों द्वारा स्थानीय किसानों को बलात्कार नील की खेती के लिए बाध्य किया जाता था। प्रत्येक बीघे जमीन पर 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य रूप से की जाती थी और इसको 3 कट्ठिया व्यवस्था कहते थे। बदले में उचित मजदूरी नहीं दी जाती थी और अतः किसानों व भूमिहीन मजदूरों में आक्रोश था।
31वां अधिवेशन जो 1916 में लखनऊ में हुआ था, ये कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 में जो लखनऊ में हुआ था, इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या की तरफ देश का ध्यान आकृष्ट किया तथा ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें इस समस्या के समाधान हेतु समिति गठन की बात की गई। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कलकत्ता होते हुए पटना पहुंचे तथा वहां से मुजफ्फरपुर व दरभंगा होते हुए 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे। स्थानीय प्रशासन ने गांधी जी के आगमन को गैर कानूनी घोषित कर दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, किंतु बाद में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने गांधी जी को वार्ता हेतु बुलाया और किसानों की समस्या की जांच हेतु एक समिति गठित की गई जो चंपारण कमेटी कहलाई। गांधी जी स्वयं इस कमेटी में एक सदस्य के रूप में थे। मोतिहारी हो गया, ठीक है। मोतिहारी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, मजहरुल हक, जेबी कृपलानी। सविनय अवज्ञा आंदोलन व बिहार 1930 से 1934। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा 78 अनुयायियों के साथ गए और 6 अप्रैल को शुरू हुआ ये दांडी यात्रा। इस सत्याग्रह में जो है टोटल 24 दिन लगा और साबरमती से दांडी की यात्रा की गई और गंगा इस सत्याग्रह में बिहार के जो दरभंगा के मिश्र श्री गिरिवरधारी चौधरी शामिल हुए थे और 78 अनुयायियों में से बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि थे गिरिवरधारी चौधरी। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को हुआ। चंपारण सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया। साबरमती से दांडी की यात्रा हुई। ये आंदोलन देखो, पटना में जो है आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पटना में जो है जगत नारायण लाल ने, सारण में गिरीश तिवारी ने, मुजफ्फरपुर में रामदयालु सिंह ने, मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह ने, दरभंगा में सत्यनारायण सिंह ने। बिहार में विदेशी शराब की दुकानों पर धरना और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। बिहार में चौकीदारी कर बंद करने का आंदोलन और वन कानून का उल्लंघन और 18 मई 1934 बिहार में आंदोलन स्थगित। नखास पिंड आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ। अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न गंभीर स्थिति। कांग्रेस युद्ध शर्तों में सहयोग की नीति। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की कुछ मांगों को स्वीकार करने का निर्णय लिया। मार्च 1942 ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ब्रिटिश संसद घोषणा। युद्ध की समाप्ति पर भारत को औपनिवेशिक स्वराज की व्यवस्था की रूपरेखा हेतु क्रिप्स मिशन 1942 से दिया गया। क्रिप्स प्रस्ताव को राष्ट्रवादियों ने अस्वीकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन व बिहार 1942 ईस्वी में बम्बई में प्रस्ताव पारित हुआ। 8 अगस्त तक कांग्रेस के अधिकांश बड़े नेता गिरफ्तार हुए। गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा हुआ। गांधी जी की गिरफ्तारी। कांग्रेस को गैरकानूनी अध्यादेश का राज। 9 अगस्त 1942 राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह की गिरफ्तारी हो गई। 10 अगस्त 1942 को क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन के बिहार में अनेक केंद्रों पर पुलिस का नियंत्रण हो गया। सदाकत आश्रम, किसान सभा कार्यालय और श्री बलदेव सहायिका महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया गया। बिहार में के महाधिवक्ता थे वो। और 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थी जुलूस पटना के सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी WG आर्थर थे और के निर्देश पर गोलीबारी हुई। 7 छात्र की मृत्यु गोलीबारी में हो गई। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, जगपति कुमार। 12 अगस्त 1942 को क्या हुआ कि जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया। 12 अगस्त 1942 को रेल रोको, टेलीफोन तार सेवा को नष्ट करना, रेल पटरियां उखाड़ना, सरकारी प्रतिष्ठान पर हमला करना। स्वतंत्रता के पश्चात गोलीबारी वाले स्थान पर शहीद स्मारक बना है। गोलीकांड के विरोध में संपूर्ण पटना में 12 अगस्त 1942 को हड़ताल हुआ। बिहार की समाजवादी पार्टी ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस आंदोलन को महत्वपूर्ण योगदान दिया। हजारीबाग जेल से पलायन करके नेपाल के हनुमान नगर चले गए और नेपाल में छापामार युद्ध हेतु युवकों को प्रशिक्षण के लिए जयप्रकाश नारायण ने एक शिविर खोला। इसका नाम आज़ाद दस्ता रखा और आज़ाद दस्ते को प्रमुख सदस्य थे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, योगेंद्र शुक्ला और रामानंद मिश्रा। 1942 का जो आंदोलन था वो हिंसा व पुलिस दमन से जुड़ा हुआ था। और सिवान से जो है फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव थे जिन्हें राष्ट्रीय झंडा फैलाने के क्रम में गोली लगी। सारण से जगलाल चौधरी थे, दरभंगा से कुलानंद वैदिक थे और छिंदवाड़ा से कर्पूरी ठाकुर थे। इस दोनों ने क्या किया कि संचार व्यवस्था को ठप किया। और गया के कुर्था थाना में श्याम बिहारी लाल थे और कटिहार में झंडा फैलाने में ध्रुव कुमार ने गोली मारी गई। कई स्थानों पर समानांतर सरकार बनी, जैसे सारण। आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु ट्रेनों पर कब्जा कर ट्रेन का नाम स्वराज ट्रेन रख दिया गया। भागलपुर में समानांतर सरकार जो है सियाराम सिंह
के नेतृत्व में भी बनी। समानांतर सरकार सियाराम सिंह के नेतृत्व में बनी और सिवान हो गया स्वतंत्र मंडल नाम की प्रशासनिक व्यवस्था की गई। ठीक है ना। आज़ाद दस्ते से प्रेरित होकर परशुराम दल महेंद्र दल की स्थापना की गई। डुमराव में कपिल मुनि की मौत हो गई। इस प्रकार 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के किसान जमींदारों इस प्रकार 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन बिहार के किसान जमींदार छात्र महिला सरकारी कर्मचारियों को भी गहराई से प्रभावित किया और अंततः ये राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम व निर्णायक लड़ाई सिद्ध हुआ। देखो असहयोग आंदोलन देखते हैं। 1920 में हुआ था ये असहयोग आंदोलन बिहार। जून 1918 ईस्वी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ। प्रस्ताव में भारत के स्वायत्त संबंधी बातें की गई। भारत के राष्ट्रवादियों के द्वारा प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया और असहयोग आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों का परिणाम था। 1919 का जो रॉलेट एक्ट कानून था, जलियांवाला हत्याकांड, वो काला कानून था और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तुर्की के साथ अन्याय और तुर्की के खलीफा के समर्थन हेतु अली भाइयों द्वारा भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया गया था उसी समय। और गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन के समर्थन और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अगस्त 1920 में ही हो गया था। बिहार की भूमिका इसमें क्या थी कि असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार में प्रांतीय विधायिका चुनाव का बहिष्कार किया गया। विरोध करने वालों में मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी और ब्रजकिशोर प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। बिहार में ब्रिटिश अदालतों का भी बहिष्कार किया गया। महेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, स्वदेशी शिक्षा व अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विरोध में बिहार में विद्यापीठ की स्थापना की गई, बिहार विद्यापीठ की। बिहार में मजहरुल हक ने 30 सितंबर 1921 से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसार, राष्ट्रीय भावना का प्रसार। इस पत्र में क्या था कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रसार किया जा रहा था, राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया जा रहा था, असहयोग कार्यक्रम के संबंध में लोगों को जागरूक किया जा रहा था। 1921 में ब्रिटिश के युवराज का भारत आगमन हुआ और भारत आगमन के क्रम में पटना में भी आगमन हुआ और आगमन का विरोध जो है वो पटना में हड़ताल हुई। बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र जो था वो पटना था। शाहबाद, मुजफ्फरपुर में भी आंदोलन तीव्र से चल रहा था। असहयोग आंदोलन के क्रम में बिहार के जो मुसलमान थे उसमें राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हुआ, राष्ट्रवादी भावना का पैदा हुई और पटना के निकट फुलवारी शरीफ में मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत शरिया की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य मुसलमानों के धार्मिक सामाजिक मामलों में बगैर ब्रिटिश न्यायालय के न्याय की व्यवस्था करना था। 5 फरवरी 1922 की चौरा चौरी में पुलिस थाने को आग लगा दिया गया। 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। 22 फरवरी 1922 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। 7 मई 1861 से 7 अगस्त 1941। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक कवि भी थे, ठीक है, कवि थे, शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक थे, मानवतावादी थे, देशभक्त थे, अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और भारतीय आत्मा के प्रवक्ता थे। उनका परिवार जो था वो कला प्रेमी था और कला के संरक्षक थे, जिसके कारण उनके घर कवि, नर्तक, कलाकार, संगीतकार आया करते थे। इसका प्रभाव रविन्द्रनाथ टैगोर पर भी पड़ा। 1905 में बंगाल विभाजन के समय देशभक्ति के परिपूर्ण कई गीतों की रचना हुई। अमार सोनार बंगला। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड व सर की उपाधि वापस हो गई। शिक्षा राष्ट्रीय निर्माण का आधार, अतः बच्चों को शिक्षित करना अनिवार्य हो गया। सहानुभूति व सेवा टैगोर के शिक्षा सिद्धांत के प्रमुख आदर्श थे। किताबी ज्ञान के अलावा व्यवहारिक शिक्षा भी होनी चाहिए। सांस्कृतिक सहिष्णुता हो गया। 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार, गीतांजलि साहित्य का नोबेल पहला पुरस्कार हुआ। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान 1911 में लिखा गया। बगैर आर्थिक स्वतंत्रता के राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। टैगोर के चिंतन पर प्रभाव देखो। आपके पिता देवेंद्र नाथ टैगोर थे। चारित्रिक श्रेष्ठता थी और गहरी धार्मिक आस्था भी थी आपके अंदर, ठीक है ना। साहित्य पर वैष्णव कवियों का स्पष्ट प्रभाव था। विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव मानवता केंद्रित था। तत्कालीन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन का भी प्रभाव था। टैगोर के शिक्षा पर विचार। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का पूर्ण विकास करना है, ठीक है ना। शिक्षा का जो उद्देश्य है वो क्या है? मनुष्य का पूर्ण विकास करना है। शिक्षा का संबंध समाज से होना चाहिए। शिक्षा आधुनिक समाज के निर्माण की प्रक्रिया है। उन्होंने बालकों के शिक्षा ग्रहण के संबंध में स्वतंत्रता पर बल दिया। शिक्षा में बालकों के कार्यात्मक शक्तियों के विकास हेतु संगीत और चित्रकला को शामिल किया जाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा में होना चाहिए। विदेशी भाषा में नैतिक मूल्यों की प्राप्ति
संभव नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण है। शिक्षा में शारीरिक और दंड का कोई स्थान नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास से जो है वो छात्र का सर्वांगीण विकास संभव होगा। मानव और पर्यावरण के साथ निकट का संबंध होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा प्रणाली का विरोध उन्होंने किया। प्रकृति ही सच्ची शिक्षिका है। शिक्षण की पद्धति बालकों के स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए। व्याकरण पढ़ाने के कारण बालकों से उनकी भाषा नहीं छीननी चाहिए। अनौपचारिक शिक्षा और आनंदमयी होनी चाहिए। नैतिक चरित्र और शिक्षा, शिक्षकों की भी नैतिक चरित्र उच्च होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था चलाने हेतु छात्रों की सक्रिय भागीदारी का समर्थन होना चाहिए। टैगोर का राष्ट्रवाद एवं अंतर्राष्ट्रीयवाद। टैगोर जो थे वो राष्ट्रवादी के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। संकुचित राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करते थे। उनका दृष्टिकोण विश्व राष्ट्रवाद का था। साम्राज्यवाद से उन्हें घृणा थी और स्वदेशी उद्योग और कला का प्रोत्साहन हेतु उन्होंने बहुत प्रयास किया। टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? कि अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य, परंपरा के प्रति श्रद्धापूर्ण समर्पण। यानी टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? कि अपने देश की सभ्यता, संस्कृति, कला, संगीत, साहित्य और परंपरा के प्रति श्रद्धापूर्ण समर्पण। आध्यात्मिक मानवतावाद के मानवतावाद के आचरण का समर्थन क्या? सामाजिक संघर्ष, जातीय उग्रता, धार्मिक उन्माद, राजनीतिक संकीर्णता और सांप्रदायिकता के रूप में राष्ट्रवाद को उन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया। वे विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत सच्चे अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और विश्व सरकार की स्थापना वो चाहते थे। उनके अनुसार यदि पाश्चात्य और प्राच्य सभ्यताओं को मिला दिया जाए तो विश्व शांति, विश्व एकता और विश्व सरकार की स्थापना संभव हो सकेगी। इसी आदर्श की संकल्पना को साकार करने हेतु विश्व भारती की स्थापना उन्होंने 1921 में की थी। टैगोर की यही संकल्पना विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ में उसी उभरी। प्रत्येक राष्ट्र और व्यक्ति को उनके गौरवशाली व्यक्तित्व के विकास हेतु अधिकार होना चाहिए। राज्य को जनता के हित में कार्य करना चाहिए। टैगोर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयवाद के माध्यम से विश्व के विभिन्न संस्कृति का संगम कराकर एक नवीन संस्कृति का विकास जो सभी को पूजनीय व विश्व मानवता के समग्र विकास में सहायक हो। देखो, संथाल विद्रोह हो गया 1855 से 1856। संथाल विद्रोह हो गया 1855 से 1856। विद्रोह की अवधि 1855 से 1856। संथाल समुदाय का निवास स्थान झारखंड व वर्तमान पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र, मानभूम, मिदनापुर, बड़ा भूम, हजारीबाग, सिंहभूम, बांकुड़ा। विद्रोह का उद्देश्य क्या था? संथाल परगना क्षेत्र से बाहरी लोगों को भगाना। देखो, ये जो संथाल विद्रोह था इसकी शुरुआत 1855-56 में की गई थी और इसमें जो समुदाय थे वो झारखंड और वर्तमान पश्चिम बंगाल के संथाल थे और बंगाल का सीमावर्ती क्षेत्र था जैसे मानभूम, बड़ा भूम, सिंहभूम, मिदनापुर, हजारीबाग, बांकुड़ा। देखो, विद्रोह का उद्देश्य क्या था? कि संथाल परगना क्षेत्र से बाहरी लोगों को भगाना, विदेशी सत्ता का राज्य समाप्त करना और न्याय और धर्म का राज्य स्थापित करना। विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? कि संथालों का जीवन यापन और आजीविका कृषि, वन और संसाधन पर निर्भर थी। वर्ष 1793 ईस्वी का अस्थायी जो बंदोबस्ती थी इसके पश्चात संथालों की परंपरागत भूमि को से उसको वंचित कर दिया गया था। संथाल राजमहल पहाड़ी की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु वहाँ भी जमींदार, अंग्रेज साहूकार द्वारा उनका शोषण, अस्थायी बंदोबस्ती के पश्चात नई लगान प्रणाली, उचित लगान दर जिससे संथालों पर दबाव बढ़ा। उच्च लगान भुगतान हेतु संथालों द्वारा महाजनों और साहूकारों से ऋण लिया गया। महाजन साहूकार ऋण का लेखा जोखा में गड़बड़ी करते थे और संथालों की परंपरागत धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों पर प्रहार किया गया। लगान की उचित दर और वसूली हेतु बाहरी कर्मियों की संथाल क्षेत्र में नियुक्ति की गई। भ्रष्ट व खर्चीली अंग्रेजी न्याय प्रणाली थी। उच्च लगान भुगतान हेतु संथालों द्वारा साहूकारों और महाजनों से अत्यधिक उच्च ब्याज दर पर कर्ज, ऋण, दबाव और संथालों की भूमि को हड़प लिया जाता था। संथालों का शोषण व उसके जीविका के साधन तथा प्राकृतिक संसाधनों से उन्हें वंचित कर दिया गया। इससे संथालों में भूखमरी और गरीबी और कुपोषण का प्रसार हुआ। तत्कालिक कारण क्या था? भागलपुर वर्धमान में मध्य रेल परियोजना हेतु संथालों से बेगारी कराया गया था, उससे उग्र हो गए। विद्रोह का स्वरूप प्रमुख नेता क्या थे? जैसे 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। इन्होंने जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। सिद्धू ने स्वयं को संथालों का देवता ठाकुर जी का दूत बताया और सिद्धू ने संथाल को ये विश्वास दिलाया कि जमींदार, साहूकार, सूदखोर, महाजन, बाहरी लोग और सरकारी कर्मचारियों से संघर्ष ठाकुर जी की इच्छा है। प्रारंभ में संथाल विद्रोह ब्रिटिश सरकार विरोधी आंदोलन नहीं था बल्कि जमींदार, साहूकार और सूदखोर हेतु खिलाफ आंदोलन था। परंतु जब संथालों ने देखा कि सरकार भी साहूकार और महाजनों का साथ दे रही है तो उनका गुस्सा सरकार के खिलाफ भी भड़क उठा। दुकान, बाजार, थाना में आगजनी, भागलपुर राजमहल में मध्य संचार सेवा बाधित की गई।
देखो संथाल विद्रोह का दमन हो गया। सरकार द्वारा हिंसक कार्रवाई को सख्ती से दबाया गया। संथालों के परंपरागत हथियार जैसे तीर, धनुष और आधुनिक ब्रिटिश बंदूकों से मुकाबला करने में अक्षम थे। लगभग 15,000 संथाल मारे गए। हजारों की गिरफ्तारी। 1856 ईस्वी तक विद्रोह का दमन हो गया। देखो संथाल विद्रोह का महत्व क्या था, तो संथाल विद्रोह ने यह साबित कर दिया कि जनता को अत्याचार और दमन सहने की एक सीमा होती है। संथाल परगना का गठन हुआ। संथाल विद्रोह ने आदिवासी से विद्रोह हेतु प्रेरणा स्रोत बना। विद्रोह की असफलता का कारण क्या था? संथालों के परंपरागत हथियार, आंदोलन का क्षेत्रीय स्वरूप, अंग्रेजी तार डाक और संचार प्रणाली। देखो मुंडा विद्रोह है। बिहार में महिलाएं। स्वतंत्रता आंदोलन और बिहार की महिलाएं। तो भारतीय शासन प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी प्राचीन काल से ही देखी जा सकती है। भारतीय शासन प्रशासन में महिलाओं की जो भागीदारी है वो प्राचीन काल से ही देखी जा सकती है। प्राचीन काल में लोपामुद्रा घोषा अपाला नामक महिला विदुषियों का नाम उल्लेखनीय है। तो आधुनिक स्वतंत्रता आंदोलन में भी अनेक महिला वीरांगनाओं ने अपना योगदान दिया। इनमें लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल का नाम महत्वपूर्ण है। इस दौरान बिहार में भी अनेक महिलाओं ने अपने आंदोलन में भागीदारी दी। दरअसल 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से महिला वर्गों को एक राजनीतिक मंच प्रदान हुआ। तो वहीं 1917 में गांधी जी के बिहार आगमन के पश्चात महिलाओं के आंदोलन में भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़ी। 1919 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी, श्रीमती सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी और राधिका देवी के प्रयत्नों से बिहार की महिलाओं में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। अपनी जान हथेली पर रखकर इन महिलाओं ने संपूर्ण महिला समाज को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। महिलाओं की भूमिका देखो स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी रही, असहयोग आंदोलन के दौरान भी रही, चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी रही, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी रही, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी रही और रचनात्मक कार्य और महिलाओं की भागीदारी उसमें भी रही, रचनात्मक कार्यों में भी। देखो स्वदेशी आंदोलन में क्या था कि इस आंदोलन के दौरान पटना में हसन इमाम की पत्नी और विंध्यवासिनी देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शराब की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही राजी पर्व में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। अपने कार्य परमात्मन को दर्शाया। चरखा एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार प्रसार में भी महिला वर्ग द्वारा प्रयास किया गया। चंपारण सत्याग्रह देखो इस दौरान स्थानीय स्तर पर अनेक महिलाओं की भागीदारी का स्पष्ट संकेत मिलता है कि महिलाएं सत्याग्रह में शामिल होकर अंग्रेजी ने लड़े किसानों के खिलाफ संघर्ष किया। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1921 में भारत के आगमन के समय श्रीमती सावित्री देवी के नेतृत्व में समारोह का बहिष्कार किया गया। आंदोलन हुआ 1921 में सरला देवी ने बिहार के छात्रों से सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ने का आह्वान किया। 1921 में देशबंधु कोष के लिए जब गांधी जी बिहार आए तो यहाँ की महिलाओं ने अपने आभूषण दान में दे दिए और इस कार्य में जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून को भंग करने में संथाल परगना की शैलबाला राय की भूमिका अविश्वसनीय रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में भागीदारी सुनिश्चित की। नरसिंह गोप की पत्नी गिरियावती देवी ने अंग्रेज सिपाही की गोली से हत्या कर दी। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को मृत्युदंड के विरोध में आरा की कुसुम कुमारी देवी की अध्यक्षता में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के कारण राजवंशी देवी और चंद्रावती देवी सहित 7 महिलाओं को पटना में गिरफ्तार किया गया और उन्हें 1.5 साल की सजा हुई। राम स्वरूपा देवी ने इस आंदोलन में गांव-गांव घूमकर लोगों को सक्रिय करती रही। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन को व्यापक बनाने में बिहार चरखा समिति की महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 9 अगस्त 1942 को पटना में निकले एक जुलूस का नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन भागवती देवी ने किया। हजारीबाग में श्रीमती सरस्वती देवी ने विशाल जुलूस का आयोजन कर आंदोलन में भागीदारी देती रहीं। अतः देखो इसका निष्कर्ष यही है कि इस प्रकार देखा जाए तो बिहार की महिलाओं ने आंदोलन के में समय समय पर भागीदारी कर स्वतंत्रता आंदोलन में अपने रण कौशल और जुझारूपन से पुरुष क्रांतिकारियों का साथ देती रहीं और उनके योगदान को महात्मा गांधी जी एवं सरदार पटेल ने अतुलनीय बताया।